अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल से आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मेरे हाथ में ये एक चाक नजर आ रहा है, इस चाक पे मेरे को पकड़ने में मेरी कुछ एनर्जी लग रही है या मेरी फोर्स लग रही है। अगर कोई शख्स मेरे हाथ से ये चाक लेना चाहता है तो उसे कम से कम इतनी एनर्जी या इतनी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी जिससे वो जितनी के मेरे हाथ ने इस चाक के ऊपर लगाई हुई है ताकि वो मुझसे छीन सके। बिल्कुल इसी तरह हम जानते हैं कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के या ऑर्बिट से बाहर निकालना चाहते हैं, उससे छीनना चाहते हैं, तो हमें कम से कम इतनी एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगी जितना कि न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाई हुई है। उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करवाना चाहते हैं तो हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी जितना कि न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन पर लगाई हुई है। वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करें कि अगर न्यूक्लियस पर चार्ज Q1 है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज Q2 है, तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दो चार्जेस हैं, दो चार्ज के दरमियान अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं तो एक का चार्ज Q1 और दूसरे का चार्ज Q2 है। तो इस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान जो फासला है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला है उस फासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या है कि अगर चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी और अगर इनके दरमियान में फासला बढ़ेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर अपोजिट चार्ज हो तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन अगर सेम चार्ज हो तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के दरमियान में हमने फोर्स फाइंड करनी है तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, और अगर हम एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी क्योंकि इन दोनों पे अपोजिट चार्ज है। यहां पे एक स्टेट लिखी गई है आयोनाइजेशन एनर्जी की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आखिरी शेल से, आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो कम से कम हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन का वर्ड आपने कोविड के दिनों में बहुत ज्यादा सुना होगा कि आइसोलेशन में रहें, आइसोलेशन के एक दूसरे से अलग अलग रहें। तो इसमें क्या किया जाता है कि हम एटम्स को पहले अलग, क्योंकि एटम्स आमतौर पर कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ आमतौर पे कंबाइंड फॉर्म में होता है। तो इस तरह हम एटम्स को पहले अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करने के बाद फिर हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करते हैं ताकि हर एटम्स की अलग अलग हमें आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पता चल सके। यहां पे एक मिसाल के तौर पे कोई एटम है जिससे हमने m से रिप्रेजेंट किया, उसको हम जो है ना एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, यानी प्लस का मतलब है कि इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई जा रही है, इसके अंदर एनर्जी ऐड हो रही है।
तो एनर्जी ऐड होने से उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। जब किसी एटम से हमने पढ़ा है कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी वो कैटायंस बन जाता है। तो इसके लिए एनर्जी हमें ऐड करवाना पड़ती है। और ऐसे प्रोसेस, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें एनर्जी ऐड होती है, जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उन्हें हम एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इसके जो यूनिट हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स और किलोजोल पर मोल और किलो कैलोरीज पर मोल, ये 3 यूनिट इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एनर्जी के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स, किलो कैलोरीज पर मोल और किलोजोल पर मोल, इसके ये यूनिट यहां पे लिखे हुए हैं। डियर स्टूडेंट, अगर किसी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया जाता है तो उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी जब किसी एटम से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है तो उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। और जब किसी एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होता है तो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने को सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। और जब किसी एटम से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। इसी चीज को यहां पे एक्सप्लेन किया गया कि एक एलिमेंट है, कोई भी मेटल एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट है जिसमें हमने ई एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाया, जिसको मैंने E1 से रिप्रेजेंट किया, और उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और उस पर +1 चार्ज आ गया, तो इसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर उसी जिससे पहला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है उसको और एनर्जी प्रोवाइड करें और उस एनर्जी प्रोवाइड करने से उससे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो इसे कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। इसी तरह जब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देंगे तो ये इसको कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी अगर किसी एलिमेंट से, किसी एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर उसी से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवा दें तो वो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए, उसको कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इन तीनों के दरमियान में क्या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होती है एज कंपेयर टू थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मिसाल के तौर पे हम एक एल्यूमिनियम एटम है, एलिमेंट है, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 13 है इट मींस इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 13 है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 13 है। जब इसके एल्यूमिनियम के एक एटम से, यहां पे अगर हम इसको एल्यूमिनियम सपोज कर लें, तो अगर एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इस पे एल्यूमिनियम पे +1 चार्ज आ जाएगा और इसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिमूव हो रहा है, प्रोटॉन की तादाद में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो इट मींस कि प्रोटॉन्स की तादाद 13 ही रहेगी और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 12 हो जाएगी। तो प्रोटॉन्स पर हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। और इसी तरह जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करवाएंगे, इसी एल्यूमिनियम +1 से जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे एनर्जी प्रोवाइड करके, तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और इस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो जब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव आ जाएगा तो प्रोटॉन्स की तादाद तो इतनी ही रहेगी 13, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी रह जाएगी? 11 रह जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो सेम है, पॉजिटिव चार्ज में कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब यह है पॉजिटिव चार्ज स्टिल रहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो कम होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन कम होते जा रही हैं उस पर स्ट्रांग होती जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता जा रहा है। जब एटम न्यूट्रल था तो प्रोटॉन्स की तादाद भी 13 थी और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 13 थी, यानी
प्रोटॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो प्रोटॉन 13 ही है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद में जो कमी नहीं आ रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद अब 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो फिर क्या हुआ कि 13 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 10 रह जाएगी और प्रोटॉन्स की तादाद 13 ही रहेगी। तो 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कम है, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उसको जो रिमूव करवाना उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और न्यूक्लियर की अट्रैक्शन जो है ना रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हो जाती है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल होता है। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे ज्यादा होती है और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे ज्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 साइज ऑफ एटम, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज और नंबर 3 शील्डिंग इफेक्ट। आइए हम इनका इफेक्ट्स देखते हैं। साइज ऑफ एटम आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी और अगर साइज ऑफ एटम कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। और न्यूक्लियर चार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। इसी तरह जो शील्डिंग इफेक्ट है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पीरियड और ग्रुप दोनों में देखेंगे। सबसे पहले हम पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है और अभी हमने देखा है कि अगर साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। इस वजह से साइज ऑफ एटम के कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही होती है। न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो न्यूक्लियस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है, जो ग्रिफ्ट है, वो स्ट्रांग होती जाती है, वो इंक्रीज होती जाती है। तो अभी हमने देखा है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो दूसरा फैक्टर ये है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से लेफ्ट टू राइट पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। एक पीरियड के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम रहता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट का कोई असर नहीं होता। दूसरा है ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप में क्या ट्रेंड है ये हम देखते हैं। जैसा कि हमने पीरियड में देखा इसी तरह हम ग्रुप में भी देखते हैं कि साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। जो ट्रेंड इन ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप में वो कम होती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। जैसा कि अभी हमने देखा है कि साइज ऑफ एटम और आयोनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। इसी वजह से साइज ऑफ एटम बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो वैलेंस शेल की जो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर जो अट्रैक्शन है वो कम होती जा रही है। अभी हमने देखा है कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। चूंकि चार्ज कम हो रहा है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है और शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस।
और शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इन तीन फैक्टर्स के कम या ज्यादा होने की वजह से ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसी मोर एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।